मैं डॉक्टर शैलेश लुनावत आज की इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है पूरे शहर के स्वास्थ्य का ख्याल और आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि शहर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। शहर के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी CMHO भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, जो कि CMHO के साथ साथ शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आज इस बढ़ती हुई ठंड के मौसम में हम डॉक्टर तिवारी से चर्चा करेंगे टीकाकरण पे, संजीवनी क्लिनिक के संचालन पे, चिकनगुनिया पर, डेंगू पर और विशेष तौर पर जो नई वैक्सीन्स आई हैं उस पे। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी नंबर 1 के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी नंबर 1 क्यों? क्योंकि यह सारी सरकारी गतिविधियों को, सारी नीतियों को भोपाल में सर्वप्रथम क्रियान्वित करते हैं, चाहे वह PCPNDT का पालन हो, नई रोटा वायरस की वैक्सीन हो, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी हो या निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करनी हो और संजीवनी क्लिनिक का बेहतर संचालन हो। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, आपका स्वागत है। धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर तिवारी, जैसा मैंने बताया कि आपका नाम नंबर 1 से चलता है, तो हम शुरू करते हैं। हर घर में एक न एक मरीज अभी मिल रहा है वायरल फीवर का। वायरल फीवर चाहे वो चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, तो इससे कैसे रोकथाम कर सकते हैं? हमें कैसा शहर को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए? जैसे आपने बात की डेंगू चिकनगुनिया की, जिनको हम आम तौर पर वाहक जनित रोग या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज कहते हैं, और ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो रहते हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो प्रकोप रहता है वो प्रकोप हमें देखने को मिलता है मानसून के सीज़न में। क्योंकि मानसून के समय अगर आप देखें तो टेम्परेचर उनके अनुकूल रहता है, बढ़ने के अनुकूल रहता है, साथ में ह्यूमिडिटी सफिशिएंट अमाउंट में रहती है और पानी इकट्ठा होता है जो मस्किटोज़ हैं उनके रिप्रोडक्शन के लिए एक जीवनदायिनी का काम करता है। पर अगर हम बात करें विशेषकर डेंगू और चिकनगुनिया की, तो आपने देखा होगा कि जहां मलेरिया मूलतः ऐसे एरियाज़ में जहां पर वनाच्छादित क्षेत्र हुआ करता है वहां पर देखने को मिलता था, जबकि डेंगू और चिकनगुनिया आमतौर पर शहरी इलाकों में अधिक देखने को मिलते हैं। और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट सा है। जो डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर है वो साफ़ पानी को पसंद करता है, घरों के अंदर रहना पसंद करता है। हमारे घरों में जो छोटे छोटे वाटर कलेक्शंस हैं, जैसे कि हम अपने घरों में पानी डाल के जो ट्रे रहती है उस ट्रे में पानी इकट्ठा होता रहता है। आम तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम आम तौर पर देखें तो जो कूलर रहते हैं, कूलर्स का हम लोग गर्मी में उपयोग करते हैं। जैसे ही बरसात आती है हम कूलर के पंखे का तो उपयोग करते हैं, पर उसमें जो भरा हुआ पानी है उसको निकालना भूल जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम दैनिक प्रयोगों के लिए भी जो पानी रखते हैं वो बहुत ही अच्छा एक सोर्स होता है, जिसमें कि मच्छर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और लार्वा बनते हैं, और वो जो लार्वा है जल्दी एडल्ट मस्किटो बन जाते हैं, जो कि डेंगू और चिकनगुनिया के जीवाणुओं को फैलाने का काम करते हैं। कहा जाता है जैसे ये मच्छर दिन में काटते हैं। नॉर्मली हम लोग अपना प्रोटेक्शन करते हैं रात में मच्छर से, तो हम जब दिन में काटने वाले मच्छर होते हैं ये, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, आपने एक बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है। ये जो मच्छर हैं इनकी 2 खासियतें हैं। पहली चीज़ मैंने बताई, साफ पानी में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, दिन में काटते हैं, और आम तौर पर इसीलिए दिन में या तो हम घर में रहते हैं या फिर अपने कार्यस्थल पर रहते हैं। वो कार्यस्थल हमारा कार्यालय हो सकता है, हमारा क्लिनिक हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं। इसलिए ऐसी जगहें जहाँ पर हम आम तौर पर दिन में रहते हैं वहाँ पर इनका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है, और इनकी जो फ्लाइंग रेंज है वो रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। आम तौर पर 100 मीटर से ज़्यादा ये उड़ते नहीं हैं। तो इसलिए आम तौर पर घरों में या हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर अगर हम मच्छरों को पनपने से रोकेंगे तो हम डेंगू और चिकनगुनिया से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, क्योंकि हमारी नॉर्मली अप्रोच ये रहती है कि हम वर्क प्लेस को अच्छे से नहीं रखते हैं। तो हमें वर्क प्लेस से अगर अच्छे से रखेंगे तो इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। अब एक चीज़ आती है इनकी जांचें, और उन जांचों में होने वाले प्लेटलेट काउंट। बहुत सारी भ्रांतियां हैं
तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि उन भ्रांतियों के ऊपर आप थोड़ा सा ऐसे चीज़ें बताएं जिससे कि आम नागरिक को उन भ्रांतियों से बचने में सुविधा हो और इन बीमारियों से बचा जा सके। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न एक सर आपने पूछा है। और आम तौर पर मैंने देखा कि कई बार लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं कि मुझे डेंगू हो गया है, मेरे प्लेटलेट काउंट कितना है। लोग खुद से अपना प्लेटलेट काउंट करवाते रहते हैं और भयभीत होते रहते हैं। दो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। पहली चीज़ तो हर एक डेंगू खतरनाक नहीं होता, पर उनका इलाज अवश्य करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, न केवल डेंगू बल्कि बहुत सारी वायरल डिजीज़ेज़ में जो काउंट्स हैं, आम तौर पर सभी तरह के जो आप हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 3 तरह की रक्त कणिकाएँ रहती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएँ जो बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स जो खून का थक्का बाँधने में उपयोगी होते हैं। आखिर प्लेटलेट कम क्यों होते हैं? बड़ा सीधा सा आंसर है। हमारी जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स हैं वो लगभग 3 महीने 4 महीने तक जिंदा रहती हैं। हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कुछ दिनों तक जिंदा रहती हैं, जबकि हमारे प्लेटलेट्स केवल 48 आवर्स की लाइफ साइकिल उनकी होती है। 48 आवर्स में उनको रिन्यूअल होता रहता है। तो अगर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम होगा तो आप जानते हैं कि चूंकि सबसे कम हाफ लाइफ प्लेटलेट्स की है, तो इसलिए इस पर इफेक्ट सबसे जल्दी दिखाई देगा। इसलिए हालांकि सभी तरह की रक्त कणिकाओं का प्रोडक्शन कम होता है, पर प्लेटलेट्स पर इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देता है। इसका दूसरा चीज़ ये है कि प्लेटलेट चढ़ाना इसका इलाज नहीं है। डेंगू का जो इलाज है बिल्कुल सिंपल सा सिम्टोमेटिक इलाज है। पहली चीज़ तो हाइड्रेशन बनाए रखना, यानी शरीर में जो पानी है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगर हल्का बुखार है, बहुत हल्की डिजीज़ है, तो हम ओरल या मुंह से अधिक फ्लूइड लेकर इसको बनाए रख सकते हैं। अगर अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है तो आईवी फ्लूइड से इसको पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही प्लेटलेट्स की घटती संख्या से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब तक कि फ्रैंक ब्लीडिंग या शरीर में नीले चकत्ते या ऐसे साइंस या सिम्टम्स देखने को ना मिले, जब तक कि इससे यह सिद्ध हो सके कि ब्लीडिंग हो रही है और प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ जो डेंगू है वो सिर्फ प्लेटलेट को कम नहीं करता, बल्कि ये जो सेल्स है, सेल्स में पानी के आने जाने को भी बढ़ाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा डेंगू के मरीज में सेलुलर एडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है शरीर में। जो फ्लूइड जो वास्तव में वैस्कुलर कंपार्टमेंट में, यानी कि जो हमारी धमनियों और शिराओं में होना चाहिए, वो धमनी और शिराओं से निकलकर शरीर के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने लगता है और उसके कारण से स्वेलिंग होती है और उसके कारण हमें दिक्कत महसूस होती है। आपने सही बोला कि हमें मरीज का इलाज करना चाहिए, न कि जो कि रिपोर्टें एक नंबर होती है, नंबर का इलाज करना चाहिए। यही आप मेरे ख्याल से सारे हमारे सुनने वालों को यही मैसेज एक देना चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें जो ट्रीट करना है वो ट्रीट करना है, रोगी को ट्रीट करना है, रोगी का उपचार करना है, न कि पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल जांचों का उपचार करना है। अब हम डेंगू और इससे चिकनगुनिया से ऊपर चलते हैं। हम बात करना चाहेंगे जो कि आपकी विशेषज्ञता है, टीकाकरण पे। टीकाकरण, आपने अभी अभी 2 नए टीकों को उपलब्ध कराया है, रोटावायरस एवं न्यूमोकोकल। तो हम पहले रोटावायरस पे बात करना चाहेंगे। रोटावायरस इन्फेक्शन कैसे होता है, किस एज ग्रुप में होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि डायरिया और निमोनिया नियोनेटल और उसके साथ में अंडर 5 चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी का बहुत बड़ा कारण रहे हैं। और अगर हम देखें, बात डायरिया की करें, तो डायरिया का सबसे बड़ा कारण वायरल डायरिया होता था। और वायरल डायरिया में आम तौर पर जो रिहाइड्रेशन है, यानी कि पुनः हाइड्रीकरण है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी। और अगर ORS को हम दें तो ORS ने कई बच्चों की जान बचाई। पर जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से हमारी फील्ड में कहा जाता रहा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जितने भी डायरिया हुआ करते थे उनमें से अधिकतर रोटा वायरस के कारण होते थे। तो सरकार ने इसको ध्यान में लिया और ध्यान में रखकर
रोटा वायरस के लिए जो टीकाकरण है उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया, यानी कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा जो रोटा वायरस के टीके का है उसका हकदार है। ये उसका अधिकार है कि उसको रोटा वायरस का टीका दिया जाए, और बहुत ही आसान है ये टीका, क्योंकि मुंह के रास्ते से सिर्फ दवा पिलाई जाती है। जैसे पहले हम पोलियो की दवा पिलाते थे, उसी तरह से ये जो टीका है ये ओरली दिया जाता है, बहुत आसान है। और टीकाकरण सारिणी में जो समय समय पर टीके लगते हैं उसमें ये भी शामिल है। और उसके साथ ही जैसे दूसरी आपने बात की न्यूमोकॉकल वैक्सीन की, इसी तरह से जैसी मैंने बात की कि न्यूमोनिया और इसके साथ में मेनिंजाइटिस, इसमें एक बहुत बड़ा कारक जो है वो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया का हुआ करता था, और इसके कारण भी कई डेथ्स हुआ करती थी। तो ये जो दोनों टीके हैं, उन दोनों टीकों को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करके सरकार ने हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो शिशु हैं, हमारे जो न्यूबॉर्न्स हैं, उनकी जान बचाने के लिए और उसके लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसके लिए एक बड़ा कारण लेकर आए हैं वो। और उसके कारण से आपने देखा होगा कि भारत में, मध्य प्रदेश में लगातार जो शिशु मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, वो कम होती चली जा रही है। पहले हम लोग, जब आपने भी देखा होगा, जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी, जब भी डायरिया के सीज़न आता था, बड़ी संख्या में बच्चे उल्टी दस्त के साथ भर्ती होते थे। इसी तरह से जब भी ठंड आती थी, बड़ी संख्या में हमारे बच्चे निमोनिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भर्ती हुआ करते थे। उनकी संख्या में अब लगातार कमी आ रही है, और हमें ऐसे केसेज, और विशेषकर जो सीरियस केसेज हैं, वो बहुत ही कम संख्या में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपने बात की नवीन टीकाकरण की, शीघ्र ही जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण है उसको भी हमारे यूनिवर्सल शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है। अभी हम उसको भोपाल ज़िले में पहले सारे जितने बच्चे हैं उनको सबको लगा रहे थे, और उसके बाद अब ये जो नए बच्चे पैदा होंगे उनको भी ये टीका उपलब्ध होगा। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में तो इसकी बहुत ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिलते, पर उत्तर प्रदेश में जो नेपाल के तराई इलाके हैं, जो गोरखपुर, देवरिया इत्यादि इलाके हैं, वहाँ पर पहले इसके कारण इंसेफ्लाइटिस काफ़ी संख्या में हुआ करती थी, और उसके कारण बच्चों की मृत्यु भी हो जाया करती थी। तो सरकार ने जापानीज इंसेफ्लाइटिस को भी ध्यान में लिया और इसके विरुद्ध टीकाकरण को अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया, जिससे कि हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में इससे कोई भी डेथ ना हो। एक चीज़ आपने बताई कि ये रोटा वायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन बच्चों में होने वाली बीमारियां, वाटरी डायरिया, मतलब बिल्कुल पानी की तरह होने वाला डायरिया, बुखार, साथ में कान में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन और फेफड़े में निमोनिया, इनसे, या मस्तिष्क ज्वर, इनसे बचाने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। ये वैक्सीन बहुत महंगी आती थी, तो क्या आप इसको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है उसके एक डोज की कीमत 3 से 5 हज़ार रुपये हुआ करती थी। इसी तरह से जो रोटा वायरस का वैक्सीन है उसके एक खुराक की कीमत 1200 से 1500 रुपये हुआ करती थी। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीका तो उपलब्ध ही नहीं था, उपलब्ध होता था तो उसके लिए वेटिंग पीरियड रहता था और काफ़ी दिनों में आया था। ये सभी सुविधाएं जहां पर भी हमारा टीकाकरण होता है, चाहे वो हमारे सरकारी अस्पताल हों, और सरकारी अस्पताल के अलावा ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र, ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहां पर हमारे ये टीकाकरण सत्र लगते हों, वहां बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, और न केवल टीकाकरण किया जाता है, उस समय बच्चे की जांच, चाहे वो बात हो उसके वजन लेने की या अन्य समयानुकूल जांच, उसकी उम्र के अनुसार जो जांच है, हाइट है, वेट है, वो सब भी उसके साथ में लिया जाता है। और अगर उसको कोई बीमारी पाई जाती है तो उसके उपचार के लिए निःशुल्क औषधियाँ भी दी जाती हैं। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं ये बिल्कुल निःशुल्क हैं, और ये आपकी सुविधानुसार आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों, आपके नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में बिल्कुल उपलब्ध है। प्रत्येक नागरिक अपने घर के बच्चों के लिए इसका उपयोग कर सकता है? उसमें कोई फाइनेंशियल बाउंडिंग, अर्थात कोई एज लिमिटेशन, इनकम ग्रुप का तो नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल आपने सही पूछा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। यूनिवर्सल का अर्थ है कि इसमें गरीब, अमीर, कहीं रहने वाला,
किसी जाति धर्म किसी का कोई विभेद नहीं है और प्रत्येक शिशु का यह अधिकार है। और अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो केवल 5 बीमारियों के खिलाफ टीका लगाकर हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें चाइल्डहुड टीबी यानी बीसीजी था और इसके साथ में डीपीटी का टीका हुआ करता था। पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये संख्या अब 12 ऐसी बीमारियों तक आ गई है। अब 12 बीमारियों के विरुद्ध हम अपने सारे नौनिहालों को टीके लगाते हैं और उनसे बचने का उनको एक कवच प्रदान करते हैं। एक नई वैक्सीन की अभी बातचीत चल रही है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, तो उसमें आगे सरकार क्या कर रही है और आगे क्या प्लान है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए? देखिए, अगर हम देखें तो इन प्रिंसिपल ये निर्णय लिया गया है कि जैसे मैंने अभी बताया कि 12 बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण ऑलरेडी चालू है। शीघ्र ही इसके जो मॉडलिटी क्या होगी, किस उम्र तक हम लगाएंगे, कितने इसकी खुराकें देंगे, ये लगभग अंतिम दौर में चल रहा है और शीघ्र ही आप देखेंगे कि यह वैक्सीन भी निःशुल्क टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। अभी निजी क्षेत्र में यह काफ़ी समय से उपलब्ध है और इनको ऑन पेमेंट लगाया जा रहा है, पर हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नवीनतम प्रयोग कर रही है और आप देख ही रहे हैं कि जैसे कोविड वैक्सीनेशन की हम बात करें तो भारत ने सबसे अधिक वैक्सीन प्रोड्यूस की, सबसे अधिक हितग्राहियों को वैक्सीनेशन किया, तो जल्दी ही हम इसको भी अपने नियमित वैक्सीनेशन शेड्यूल में देखेंगे। आपने बीच में आंगनवाड़ी और उससे संबंधित बच्चों का नाम भी लिया। एक अनूठी पहल आपने शुरू करी थी आंगनवाड़ियों को गोद देने का, उसके क्या रिजल्ट हैं और हम क्या उम्मीद करते हैं उससे हमें आने वाले बच्चे हमारे कितने स्वस्थ रहेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बड़े घरों के बच्चे हैं वो तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में या नर्सरी स्कूल्स में भेज पाते हैं, पर जो शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, वो हर एक बच्चे का अधिकार है और इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने आंगनवाड़ियों की परिकल्पना की थी, जिसमें न केवल अनौपचारिक शिक्षा बल्कि पूरक पोषण आहार की भी व्यवस्था सरकार करती है, जिससे कि जहां एक तरफ बच्चे सुपोषित रहें वहीं दूसरी तरफ उनको अनौपचारिक शिक्षा भी मिलती रहे, जिससे जब वो औपचारिक शिक्षा केंद्रों यानी कि स्कूल्स में जाएं तो स्कूल्स में वो अच्छी तरह से कस्टम हो, पहले से ही वो इसके लिए तैयार रहें। और जैसा कि बात आपने की कि आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने की, निश्चित तौर पर जब भी कोई हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी आंगनवाड़ी को गोद लेते हैं और उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, उनको साथ में उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले आने वाले बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है और साथ में ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्थाएं जो आंगनवाड़ी को गोद लेती हैं उनको भी एक संतोष का भाव मिलता है कि हम अपने नौनिहालों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। संजीवनी क्लिनिक बहुत अच्छी भोपाल में एस्टेब्लिश की गई हैं। वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध आपने कराई हैं? कौन कौन वहाँ जाके इलाज करवा सकता है और क्या क्या जांचें हो सकती हैं? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे डॉक्टर तिवारी? बिल्कुल, आपने ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। पहले आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए और ब्लड शुगर नपवाने के लिए भी लोगों को जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक कई किलोमीटर तक जाना पड़ता था, पर जब से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक की परिकल्पना प्रारंभ की है, तब से लोगों को अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। और जो संजीवनी क्लिनिक है वो न केवल क्लिनिकल सर्विसेज के लिए बल्कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए भी एक नोडल पॉइंट का काम कर रही है। जैसा कि पहले हमने टीकाकरण के बारे में बात की, इसमें भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी आय वर्ग का हो, किसी जाति धर्म का हो, वो आकर निःशुल्क सेवाएं ले सकता है। और इन सेवाओं में
जो है जांचें, चाहे ब्लड प्रेशर जपवाना हो उनको, चाहे अपना ब्लड शुगर नपवाना हो, चाहे वो पैथोलॉजिकल जांच करवानी हो, वहाँ चिकित्सक उपलब्ध होते हैं। वहाँ चिकित्सक आपकी जांच करेंगे, आपको उपचार उपलब्ध कराएंगे। वहाँ निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर पैथोलॉजिकल जांच की आवश्यकता है तो हब एंड स्पोक के माध्यम से वहाँ पर आपका सैंपल ले लिया जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है आपको लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मोबाइल है उस पर ये रिपोर्ट अपने आप ही हो जाएगी और आप इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज़ सरकार ने चालू की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर एक व्यक्ति का एक डिजिटल अकाउंट, जिसको हम आभा अकाउंट बोलते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट, वो खोला जा रहा है, जिसमें कि आपके सारे के सारे जो मेडिकल से रिलेटेड अभिलेख हैं वो डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। और जब भी आप चाहेंगे, चाहे आप भोपाल में रहें, भोपाल के बाहर रहें, कहीं पर भी अपने उस लॉकर से अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो उस अपने पुराने रिकॉर्ड को आप देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो संजीवनी क्लिनिक है उनके साथ में कुछ आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम्स भी जुड़ी हुई हैं, जो उस एरिया में टीकाकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो जो संजीवनी क्लिनिक्स है, अभी पिछले ही हफ्तों में हम लोगों ने लगभग 22 संजीवनी क्लिनिक नई शुरू की हैं और शीघ्र ही लगभग 30 संजीवनी क्लिनिक हम नई खोलने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि भोपाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जिस भी तरफ, जिस भी वार्ड में अपने आसपास नज़र घुमाएंगे, आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संस्था अपने लिए बिल्कुल तैयार दिखाई देगी। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी। सेहतनामा की इस खास पेशकश में आज का टेक होम मैसेज है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और यही हमारे सीएमएचओ डॉक्टर तिवारी ने बताया। बीमारी कोई सी भी हो, साफ सफाई रखेंगे, मर्ज का और मरीज का इलाज करेंगे, न कि रिपोर्टों का इलाज करेंगे। वैक्सीन पहले ही लगाएंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। और हर आम नागरिक के लिए हमारे पास संजीवनी क्लिनिक्स उपलब्ध हैं, जहां पे हम इलाज, जांच और पूरी सुविधाओं का दोहन कर सकते हैं। ये सुविधाएं हमें मिल रही हैं। सेहतनामा अगली बार फिर आपके शहर की सेहत के लिए लेके आएगा, नई शख्सियत के लिए। धन्यवाद।